सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ईडीआईएम के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में सब बच्चों आपको स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज अपन ईडीआईएम का लास्ट लेक्चर जो है आपके कोर्स का जो टॉपिक है स्टार्टअप स्ट्रेटजीज़, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं तो हमें इस प्लानिंग के पीछे हमें एक स्ट्रेटजी को रखना पड़ेगा। तो किसी भी बिज़नेस के स्टार्टअप में हमें बेसिकली 3 तरीके की हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम किस तरीके का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजीज़ है ना, ये इस तरीके को रिकमेंड कर रही है कि हमारा बिज़नेस कैसा होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है जैसे आप लोग, उनको सबसे पहले अपने आप से फैमिलियर होना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी वाला बिज़नेस या स्टार्टअप वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पर आपको अपने गोल्स और अपना रिस्क कैपेसिटी इसको देखना पड़ेगा। तो पहली जो स्ट्रेटजी आती है वो आती है ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी। देखिए, ये एक बात आप समझ लीजिए कि जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करना ही बिज़नेस में अपने आप में एक चैलेंज है। फिर उस बिज़नेस को स्टार्ट करके करना, इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो अगर हम देखें, शुरुआत से लेके जब तक आपका बिज़नेस चलने नहीं लगता या उसके बाद भी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारे बिज़नेस में चैलेंजेस नहीं आ रहे। तो शुरुआत से लेके जहाँ तक आप सोच सकते हैं, जब भी आप सोचना शुरू करते हैं या सोचेंगे, आपको चैलेंज ही चैलेंज नज़र आते हैं। तो सबसे पहली हमारी स्ट्रेटजी है ग्रीन फील्ड स्ट्रेटजी। हमने ये जो स्ट्रेटजी ली है ये एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बेसिस पे ली है, जहाँ पर हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है हर जगह हमारे लिए क्या है, ग्रीनरी है। ग्रीनरी का मतलब क्या है, हमें हर जगह प्रॉफिट नज़र आ रहा है, हमें हर जगह एडवांटेज नज़र आ रहा है। तो जैसे आप देखते हैं कि कई सारी सोसाइटीज़, कई सारी बिल्डिंग्स ऐसे एरियाज़ में बनती हैं जहाँ पे ग्रीन होता है, ग्रीनरी ज़्यादा होती है। तो ऐसे बिज़नेस जहाँ पे हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है पर ज़मीन खाली है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रीनरी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा बिज़नेस ऐसा है जिसमें हमें प्रॉफिट तो नज़र आ रहा है बट विदाउट एनी हेल्प हम उस बिज़नेस की अब फाउंडेशन खुद डालेंगे, खुद स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही दूसरी स्ट्रेटजी आती है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड की तरह ये भी एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही हमने बेस बनाया है इसको। ये वो एरियाज़ है या वो सोसाइटी है जिस पे पहले से उस लैंड पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है या वो एरिया पहले से कुछ डेवलप है और वहाँ हमने अपनी कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ब्राउन फील्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, ऐसे कोई बिज़नेस जो पहले से एग्जिस्टेंस थे पर अब चल नहीं पा रहे थे, आपने उसको एक्वायर करके उसमें नई जान फूकी और नया बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी को हम कहते हैं ब्राउन फील्ड स्ट्रेटजी। तीसरा आता है एक्विजिशन। जैसे हमने ब्राउन फील्ड देखा कि हमने किसी कंपनी को परचेज़ कर लिया और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, पर ब्राउन फील्ड स्ट्रेटजी में क्या है कि हम वही बिज़नेस तो एक्वायर करेंगे ना जैसे हमें लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल हो सकता है, शायद पहले वाला इसको रन नहीं कर पाया पर इसमें पोटेंशियल है, हम अगर हम चाहेंगे तो हम उसको रन कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो स्ट्रेटजी है एक्विजिशन, ये सबसे ईजीएस्ट होती है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑपरेशंस चल रहा है और ये मान के चलिए कि शायद वो बिज़नेस उन चेंजेस को या आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर सकता, बट आपके अंदर कैपेसिटी है, इसलिए आप उस बिज़नेस को एक्वायर कर रहे हैं और उसके प्रोडक्शन होने या ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं विद अपकमिंग चैलेंजेस। तो आप उन चैलेंजेस को भी कॉप अप करते हुए चल रहे हैं और उसके ऑपरेशन को भी नया रूप देते हुए चल रहे हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम कह रहे हैं एक्विजिशन स्ट्रेटजी बिज़नेस। और ये जो बिज़नेस होते हैं ना, इस तरीके के स्ट्रेटजी वाले बिज़नेस सबसे ईजीएस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ काम तो कर ही चुके, ये ऑपरेशन तो स्टार्ट कर ही चुके, बस हो सकता है ये नई चैलेंजेस को समझ नहीं पा रहे या समझ पा रहे हैं तो उसको हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए शायद ये बिज़नेस एक्वायर ईजीएस्ट हो जाते हैं। अब इन तीनों में से कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है ये तो देखिए इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, उसके गोल्स पे, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क को कैप्चर कर सकता है। यदि हम एक पर्सन की बात करें जो कि रिस्क से अवर्स है
और अपनी हमेशा एक्विजिशन स्ट्रेटेजी को यूज़ करता है, यानी ऑपरेटेड बिजनेस को ही एक्वायर करता है, ठीक है। पर अगर हम देखें कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, हमें कई ग्रीन फील्ड में हमारे लिए थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे नई चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड स्ट्रेटजी उन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छी होती है जो हाई प्रॉफिट में काम करना चाहते हैं बट हायर रिस्क को लेने से डरते हैं। जो पर्सन हायर रिस्क लेने से डरता है वो तो एक्विजिशन स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, और जो पर्सन हायर रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है वो पर्सन ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करता है। फिर आता है कि डीलिंग विद द आउटसाइड एजेंसी। देखिए, बीइंग एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, आपको भी कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको आपकी कंपनी के या आपके खुद के बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड आपको लोगों के पास अप्रोच करना पड़ेगा, आपको उनसे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। ये एक्सपर्ट्स होंगे जो अपने अपने एरिया में फील्ड में होंगे, ये प्रोफेशनल्स होंगे, और बिज़नेस की कई सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए एक बिजनेसमैन को इस तरीके के प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि उस पर्सन में उस कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको मार्केट रिसर्च करना है, सेल्स प्रमोशन करना है, तो आप उसी पर्सन के पास जाएंगे ना जो इस एरिया में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है। तो अगर आप किसी एजेंसी को जो आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्या देखना है, उसके अंदर उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को चेक करना है, उसके एक्सपर्टाइज को चेक करना है, और उसके सोर्सेज और रिसोर्सेज को चेक करना है। जो बिजनेसेस होते हैं वो इन प्रोफेशनल्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ख़ास तौर से नए बिजनेसेस, क्योंकि जब ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनसे काउंसलिंग लेते हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं, तो ये अपने बिज़नेस को ज़्यादा अच्छा रन करा पाते हैं। कई जगहों पे तो ये तक देखा गया है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, ये आपके नए बिज़नेस की टीम मेंबर्स का पार्ट होते हैं। और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ आउटसाइडर लोग जो कि हर एंटरप्रेन्योर अपने बिज़नेस के साथ इन लोगों को जोड़ना चाहता है या जुड़ता है, ताकि वो अपनी स्ट्रेटजीज़ और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो इन्हीं में सबसे पहले प्रोफेशनल्स आते हैं कंसल्टेंट, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स, लेंडर्स, एडवाइज़र्स, अकाउंटेंट, अटॉर्नी। कंसल्टेंट कौन सा है? ये वो पर्सन है जो कि एक्सपर्ट है, ये कंसल्टेंसी देते हैं, इनके पास डेप्थ में नॉलेज है उस एरिया की, ये आपके प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी को चेक करते हैं, ये इंडस्ट्री के मास्टर्स होते हैं। जैसे एसएसआई के जो मैनेजर्स हैं जो चाहते हैं कि हम मार्केट में, अगर मान लीजिए आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और आपके जो मैनेजर्स हैं वो चाहते हैं कि हमें मार्केट में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखना है, तो हमें ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना ही पड़ेगा जो कि बैंकर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ट्रेड एसोसिएशंस को डील करते हैं। तो कंसल्टेंट भी क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रन करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनके लिए स्टार्टअप्स स्टार्ट करते समय या फर्स्ट स्टेज में या इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो ये उतना ही ज़्यादा प्रोफेशनल्स को अप्रोच करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं ताकि वो इन फेस से निकल सकें। तो ये जो कंसल्टेंट हैं, इनके खुद के कुछ ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे ये आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, आप लोगों को कोर्सेज कराते हैं ताकि आप उसके बारे में और नॉलेज ले सकें। एक नई फर्म जो कि इन कंसल्टेंट से एडवाइस लेती है, लार्ज फर्म के मुकाबले में हम ये देखें कि क्योंकि लार्ज फर्म के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा प्रोफेशनल्स को अप्रोच कर पाते हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट की फ़ीस दे पाते हैं, क्योंकि उनके वो ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट प्रोफेशनल्स को अप्रोच करते हैं। पर एक एसएसआई यूनिट का जो एंटरप्रेन्योर होगा, एक नया स्टार्टअप का जो एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो इतने सारे कंसल्टेंट्स को अप्रोच नहीं कर पाता। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए उस फेज़ में कौन से कंसल्टेंट को अप्रोच करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम जब कंसल्टेंट से अप्रोच करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें उनको क्या देना होता है। अगर हम देखें कि एक फ़र्म जो कंसल्टेंट को एम्प्लॉय करती है वो किस काम के लिए कर सकती है, जैसे
कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिनको कम होता है उनको हायर कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन चार्ज लेस। एक एक्सपर्ट के मुकाबले ये जो जिनको एक्सपीरियंस कम होता है ना, ये थोड़ी सी फ़ीस कम चार्ज करते हैं। ये ज़्यादा मार्केट को कवर कर पाते हैं, क्योंकि इनको बड़ा बनने की चाहत होती है। ऐसे ही ये इनके पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, ये अपने इन प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको सही गाइडेंस भी कई बार कर जाते हैं। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स। देखिए, कई सारे फ्रीलांसर्स, कई सारे कंसल्टेंट्स जो कि इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं, इंडिपेंडेंट बेसिस पे काम करते हैं, और ये अपनी वर्किंग को एंजॉय करते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में कई बार वर्क करना पसंद करते हैं, और कंपनीज़ के भी डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। तो ये क्या है, ये अपने आप में सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते, इनके खुद के बिजनेस है, यानी ये खुद कंसल्टेंसी और कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के साथ कोई स्पेसिफिक 1 या 2 प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के समय जुड़ते हैं। एक थंब रूल है कि एक वर्कर ऑफ अ कंपनी कभी भी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता। यस, ऐसे ही यदि मान लीजिए कंपनी के पास राइट है अपने लोगों को डायरेक्ट करने का, तो वो पर्सन सीधा सीधा डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये ज़रूरी है कि आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही अप्रोच करना पड़ेगा, जैसे अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा। अब इसके फ़ायदे देखिए क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी इंडिपेंडेंट को लेते हैं तो वो लीगली रेस्पॉन्सिबल है किस काम के लिए, खुद के टैक्स। जैसे हमने मान लीजिए कोई टैक्स लॉयर को हमने हायर कर लिया जो कि खुद से एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जिसने अपना खुद का एक फ़र्म खोल रखी है, तो आप उसको हायर कर सकते हैं। तो वो अपने बेसिस पे आपके सारे टैक्स के डिसीजन लेगा, ठीक है। कोई सोशल सिक्योरिटी होगी, कोई मेडिकेयर ऑब्लिगेशंस होंगे, ये फुलफिल वो खुद करेंगे। ऐसे ही इस केस में क्या है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो आपके बिहाफ पे सारी चीज़ों का कंपनसेट कर देते हैं। अब इनसे डीलिंग कैसे की जाए, इनसे क्या है कि उनको कभी भी डेडलाइन लेके बार बार प्रेशराइज मत करिए। आप उनसे लाइसेंस और बॉन्ड्स की बात कर सकते हैं। उनसे आप ये कह सकते हैं कि क्या उनके पास समय है, मतलब दे नो द वैल्यू ऑफ द टाइम, और आप उनसे अलग और रेफरेंसेस ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास अदर लोगों की नॉलेज भी ज़्यादा होती है। फिर आते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स। अब देखिए सब कॉन्ट्रैक्टर कौन है, क्योंकि ये भी आपके साथ कई बार अप्रोच करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को देखें, एंटरप्रेन्योर के पास एक्सपीरियंस कम है, इसके पास नॉलेज कम है, स्किल्स कम है, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि एक मेन प्लम्बर है तो उसका एक असिस्टेंट है जो कि सब प्लम्बर कहलाता है, एक मेन कारपेंटर है तो उसका एक सब कारपेंटर है। ऐसे ही आप देखेंगे हर एक प्रोफेशनल फील्ड में, हर एक फील्ड में हर एक पर्सन का कोई असिस्टेंट होता है। जैसे मेन लॉयर का एक असिस्टेंट लॉयर्स हैं, मेन डॉक्टर्स के कुछ असिस्टेंट डॉक्टर्स होते हैं जो उनको देख के काम को सीखते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके पास कोई इलीगल इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो हम उनके सब कॉन्ट्रैक्टर यानी सब लॉयर्स के साथ भी क्या डीलिंग कर सकते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करते रहते हैं। ऐसे ही आता है एडवाइज़र्स। एडवाइज़र्स कौन से होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ही इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। ये वो पर्सन्स हैं जो आपके बिज़नेस में एडवाइस देते हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपीरियंस पर्सन्स होते हैं, ये प्रीवियस ओल्ड बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये फर्म्स के ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड मैनेजर्स हो सकते हैं जो कि आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग आपको एडवाइस देते हैं। तो देखिए, एडवाइज़र की पहली बात याद रखिएगा, इनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये आपके कंपनी को सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। तो आपके जो एडवाइज़र का रोल है वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कराना होता है, और एडवाइज़र वही हो सकता है जो जिसने खुद ने एक सक्सेसफुल बिजनेस रन किया हो। अगर किसी बंदे ने खुद ने कुछ किया होगा तभी तो वो आपको एडवाइस देगा, इसलिए हम इनको एक्सपीरियंस लोगों को ही सही एडवाइस हमें लेनी चाहिए। फिर लेंडर्स आते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी कंपनी में पैसा दे रहे हैं, जिनसे आप पैसा बोरो कर रहे हो, डेप्ट पे ले रहे हो, तो ये आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो ये वो लेंडर इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, पर ये कभी भी हाथ पीछे खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो पैसों से मतलब होता है,
इनको अगर रिटर्न मिल रहा है तब तक ये आपके साथ जुड़े होते हैं, पर जैसे इनको लगता है कि लॉस हो सकता है, ये तुरंत आपके बिजनेस में से निकल जाते हैं। फिर आते हैं अकाउंटेंट्स। अकाउंटेंट भी देखिए क्या है, अगर एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होगा ना, वो आपके बिज़नेस के स्टार्टअप्स के लिए बड़ा यूज़फुल कैंडिडेट है, जो कि अर्ली स्टेज में काम होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट वो है जो सारे फिजिकल स्टडीज़ और प्रपोजल्स को चेक करते हैं कि इसमें कितना फाइनेंस लगेगा और हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है। तो ये एक अकाउंटेंट जो है ये आपके लिए एडवाइज़र का रोल भी प्ले कर सकता है। ये आपके लॉयर, आपके कंसल्टेंट, और समय समय पर जो आपको ट्रबल हो रही हो उसमें भी ये क्या कर सकते हैं, आपके लिए सक्सेस का एक वेपन बन सकते हैं। ऐसे ही आते हैं अटर्नीज़। अटर्नीज़ कौन है? अटॉर्नीज़, तो ये ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये समझना कि उसके लिए अटॉर्नी कौन है। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी का जो समझने का जो हमारा प्रोफेशनल बंदे हैं, इनको हम जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपके बिज़नेस और आपके स्टार्टअप्स के इश्यूज़ को जानते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद के सक्सेसफुल स्टार्टअप्स स्टार्ट किए थे और इनको पता है कि कब कौन सी समस्या आ सकती है। तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो इन अटर्नीज़ को हायर करते हैं, जो जैसे बुक्स लिखने वाले लोग, वेबसाइट्स बनाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो आपको लीगल इश्यूज़ के को ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं। तो इसलिए हम इनको अटर्नीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। बट ये बात याद रखिएगा बच्चों कि ये सारे लोग वो हैं जो अपने अपने एरियाज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं, इनको हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। इसलिए एक बिजनेसमैन होने के नाते आपको इन सब लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, इनको अप्रोच करना चाहिए। अब ये फ़ैसला आपका है कि आप किसको रखते हैं, तो तभी आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। तो यही है बच्चों आज का अपना टॉपिक, और यहाँ पर हमारा आज ये कोर्स फिनिश होता है। आई होप कि अब तक के सभी सेशंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।